दरबार का माहौल उस दिन कुछ अलग ही तरह का था। हवा में अनिश्चितता का एक हल्का सा कंपन था और दीवारों पर लगे सुनहरे झूमरों की रोशनी में जैसे हर चेहरा थोड़ा सा गंभीर और थोड़ा सा उत्सुक दिख रहा था। बादशाह अकबर ने कुछ दिनों से राज दरबार में असामान्य चुप्पी बनाए रखी थी। वे बहुत व्यस्त दिख रहे थे, पर उनके मन में एक प्रश्न उभर रहा था। ऐसा प्रश्न जो न केवल दरबारियों की बुद्धि का परीक्षण करे बल्कि साम्राज्य के वास्ते भी दिशा निर्देश दे। और आज वह प्रश्न सार्वजनिक होना था। दरबार में हर तरह के लोग मौजूद थे। दीवान, सेनापति, मंत्री, विद्वान, सूफी, व्यवसायी और कुछ ऐसे अनामसी उदास आंखों वाले लोग भी जो अपने अपने दुखों के साथ दरबार के सीने पर बैठे थे। हर कोई अनुमान लगा रहा था कि सुल्तान क्या पूछेंगे। कुछ ने सोचा यह युद्ध से संबंधित होगा, कुछ ने कहा शायद न्याय से जुड़ा कोई सवाल होगा, और कुछ ने कहा यह कोई आध्यात्मिक प्रश्न होगा। पर किसी की कल्पना में भी इतने बड़े उलझाने वाले प्रश्न की परिकल्पना नहीं थी जितना अकबर ने मुख खोलते ही दिया। अकबर ने अपने हाथों को थामते हुए कहा, आज मैं किसी भी किस्म के हिसाब किताब नहीं पूछूंगा, न ही कोई कूटनीति, न ही कोई युद्ध नीति। आज मैं तुमसे पूछता हूँ, राज्य का सबसे कठिन प्रश्न कौन सा है? और जो भी इसका सटीक, असाधारण और उपयोगी उत्तर दे, उसे मैं राजसिंहासन के निकट बुलाऊंगा और उसकी बातों पर मेरा शासन टिकी रहेगी। दरबार में धीमा सन्नाटा छा गया। यह प्रश्न जितना सामान्य लग रहा था उतना ही पेचीदा भी था। सबसे कठिन प्रश्न का निर्धारण कैसे किया जाए? कईयों ने तुरंत अपने 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 उत्तर दिए। एक मंत्री ने कहा, समाधान करने योग्य प्रश्न कम होते हैं, उत्तर देने योग्य प्रश्न ज्यादा। इसलिए सबसे कठिन प्रश्न वह है जिसका उत्तर नहीं मिलता, जैसे न्याय की कमी। एक विद्वान बोला, अकबर जहां तक देखना चाहते हैं, राजा के लिए सबसे कठिन प्रश्न यही है कि कैसे सत्य और दया का संतुलन बना रहे। एक सूफी ने कहा, मनुष्य अपने भीतर का प्रश्न पहचान नहीं पाता, यह सबसे कठिन प्रश्न है। हर उत्तर पर दरबार में तालियां भी बजीं और मतभेद भी उभरे। बीरबल, जो सदैव शांत रहते थे, उनसे पहले नहीं बोले। वे अक्सर अकबर के प्रश्नों के सरल परंतु चतुर जवाबों के लिए जाने जाते थे, पर आज उनकी आंखों में एक गंभीर चमक थी। कुछ दरबारियों को लगा कि शायद बीरबल का जवाब भी पारंपरिक ही होगा, व्यंग्य के साथ सत्य उछाल देना। पर बीरबल खड़े हुए और थोड़ी देर दरबार को देखा, फिर कहा, जहां पनाह, मेरा निहायत सामान्य सा उत्तर है, पर वह सिद्धांत में सरल और व्यवहार में कठिन है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बोलो बीरबल, हमें दिमाग चलाने वाला उत्तर चाहिए, श्लाघ्य उत्तर नहीं। बीरबल ने सिर हिलाया और कहा, जहां पनाह, आपने पूछा कि राज्य का सबसे कठिन प्रश्न कौन सा है। मेरा उत्तर है, जब राजा को अपने ही हृदय की धड़कन और जनता की पुकार में अंतर दिखे, तब किसे सुनना चाहिए? दरबार में एक के बाद एक फुसफुसाहट उठी। क्या राजा स्वयं अपनी संवेदनाएं और संतुलन के बीच उभरे सवालों का सामना कर सकते हैं? यह प्रश्न न केवल दार्शनिक था बल्कि राजनीतिक और नैतिक दुविधा भी था। और क्या इससे बड़ा कोई सवाल हो सकता था? अकबर ने अपने हाथों को आगे बढ़ाया और कहा, यह अच्छा है, पर विशुद्ध रूप से वाक्य से काम नहीं चलेगा। बीरबल, तुम इसे प्रमाणित करो, ऐसा कोई परीक्षण करो जिसके जरिए तुम यह बता सको कि राजा को कब अपनी निजी भावना और कब जनता की आकांक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। अगर तुम सिद्ध कर दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि तुमने सच्चा जवाब दिया। बीरबल ने बिना हिचक कहा, जहां पनाह, मैं परीक्षण करता हूं, पर यह परीक्षण कुछ लोगों का नहीं बल्कि राजा के हृदय का होगा। आपकी अनुमति से मैं इस परीक्षण को छोटा सा नाटक बनाकर प्रस्तुत करूंगा, पर यह नाटक आपके लिए होगा तथा दरबार के सभी के लिए सीखा का साधन भी। अकबर की आंखों में जिज्ञासा का प्रकाश चमका। उन्होंने अनुमति दे दी। आज तक बीरबल ने कभी भी राजा की भावनाओं को चुनौती नहीं दी थी, पर यह परीक्षण जितना जोखिम भरा था उतना ही बड़ा असर भी छोड़ सकता था। 20 दिन बाद एक सजी हुई सभा लगी।
बीरबल ने एक बड़ी सी परख तैयार की थी, ना शब्दों की मिसाल और ना बहस की। उन्होंने 3 पात्रों को चुना, एक योद्धा जो राज्य की रक्षा के लिए अपनी जान दे दे, एक धार्मिक साधु जो सत्य और धर्म का प्रतिनिधित्व करता, और तीसरा एक गरीब किसान जो हर दिन थके हारे अपनी धरती जोतता है। परंतु ये पात्र सिर्फ अभिनय करने वालों के रूप में नहीं थे, वे असल जीवन के प्रतिनिधि थे। बीरबल ने सुचारू योजना बनाई, तीनों को एक एक अघोषित घटना का सामना कराना था और अखबार की तरह सामने आई जनता की प्रतिक्रिया भी दर्ज की जानी थी। पर असली मोड़ तब आया जब बीरबल ने कहा कि जहां पनाह को इन तीनों में से किसी एक का निर्णय लेने के लिए कहा जाएगा, और जो निर्णय होगा वो सार्वजनिक रूप से लागू होगा। दरबारियों ने हैरानी से पूछा, यदि निर्णय गलत निकला तो? बीरबल ने आंखों में मोहक बुद्धि के साथ कहा, जहां पनाह, यह परीक्षण राजा की सुख शांति और राज्य की नीतियों की परीक्षा है, और जो भी निर्णय आएगा वह दरअसल राजा के निश्चयों की सच्चाई को उघाड़ देगा। यदि राजा ने जनता की पुकार को चुना तो राज्य में मित्र बनेंगे, अगर राजा ने अपनी निजी भावना को चुना तो कुछ बलवान लोग तृप्त होंगे पर जनता में असंतोष होगा। मैं यह सब प्रदर्शित करूंगा। अकबर की दिलचस्पी और गहरी हो गई। यह नाटक केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि शासन के विज्ञान की परीक्षा भी थी। पहला दृश्य था एक सीमा पर लड़ाई। योद्धा ने अपनी बहादुरी दिखाई, पर युद्ध के बाद उसने एक शरणार्थी परिवार को बचाया। दूसरा दृश्य में साधु ने एक विवाद का शांतिपूर्ण समाधान किया, पर उसके तरीके से कई लोगों को यह लगा कि धार्मिक नियमों का कठोर पालन जरूरी नहीं था, परंतु इससे समाज में स्थिरता आई। तीसरे दृश्य में किसान ने अपनी फसल को कुछ हिस्सा गरीब तबके को दान कर दिया, पर उसके कारण खुद उसकी आने वाली फसल का कारोबार प्रभावित हुआ। ये तीनों दृश्य थे, पर उनकी निहित बात यह थी कि किसी भी निर्णय से एक समूह को लाभ और दूसरे समूह को हानि हो सकती है। नाटक का निर्णायक दृश्य तब आया जब एक सुनियोजित संकट पैदा किया गया। राज्य को अचानक एक प्रकार का आर्थिक झटका लगा दिया गया। बाहर से अनाज की आपूर्ति में बाधा और राजा के खजाने में अचानक कमी का समाचार फैलाया गया। बीरबल ने दरबार के गठन से अलग रखकर तय किया कि अब काल्पनिक रूप से अकबर को यह तय करना है कि उन तीनों से किसे मलाल न होने वाले इनाम सजा दिए जाएं, और वह निर्णय जनता के सामने घोषित होगा। अकबर ने बारी बारी तीनों की बात सुनी। योद्धा का दावा था कि उसकी भूमिका राष्ट्र की सुरक्षा है और उसे संरक्षण मिलना चाहिए। साधु ने कहा कि धर्म और आध्यात्मिक मार्गदर्शन की कीमत अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही लोगों को नियमों के प्रति प्रेरित करता है। किसान ने विनम्रता से कहा कि यदि किसानों का मनोबल टूटता है तो राज्य की नींव कमजोर पड़ जाएगी, क्योंकि अन्नदाता ही राष्ट्र को जीवन देता है। दरबार में खामोशी थी, हर शब्द के साथ कुछ अलग भावना उठती। आखिर अकबर ने प्रश्न जानबूझकर रखा, मुझे बताओ बीरबल, मैं किसका पक्ष लूं? अगर मैं योद्धा को धन दूं और किसान को नहीं, क्या राज्य सुरक्षित रहेगा? अगर मैं साधु को बढ़ावा दूं और किसानों की आर्थिकी बिगड़े तो क्या धर्म चलेगा? बताओ किसे प्राथमिकता दूं? बीरबल के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। वे उठे और चुपके से खड़े होकर बोले, जहां पनाह, आपके सामने 3 विकल्प हैं, पर मैं एक भिन्न विकल्प देता हूं। यह विकल्प किसी एक को चुनकर उसे पुरस्कृत करने का नहीं है, बल्कि यह विकल्प है कि आप किसे सुनते हैं और किसे अपने नजदीक बुलाते हैं। एक राजा जो केवल योद्धाओं की सलाह लेता है वह अस्थायी जीत हासिल कर सकता है, जो केवल साधुओं की सुनता है वह काल्पनिक नैतिकता पाल सकता है, जो केवल किसानों की सुनता है वह भौतिकता में उलझ सकता है। पर मैं कहता हूं, सबसे कठिन प्रश्न यह नहीं कि आप किसे चुनें, बल्कि यह है कि आप कब और कैसे किसी का निर्णय अपने निजी स्वभाव के ऊपर रखकर जनता की पुकार सुनते हैं। अकबर ने व्यंग्य भरी मुस्कान से कहा, यह तो फिर से वही पुराना उत्तर है, संतुलन की बात।
पर तुमने तो कहा था कि मैं प्रमाण देखना चाहता हूँ। बीरबल ने दरबार के एक कोने में रखी एक छोटी सी सील बंद पेटी ली और राजा के सम्मुख रखा। पेटी खोलते ही अंदर से एक खट्टा सा फल, एक साधारण मिट्टी का दीपक और एक छोटे से लोहे का टुकड़ा निकला। बीरबल ने कहा, ये तीनों चीजें उस दिन के प्रतीक हैं जिस दिन राज्य संकट में पड़ा। पर असली परीक्षण यह है कि आप इन तीनों में से किसका स्वाद, किसकी रोशनी और किसकी कठोरता पहले अपनाएंगे और किसे देर से। फिर बीरबल ने एक अजीब प्रस्ताव रखा, जहां पनाह, कल सुबह आप एक छोटे से गांव जाएंगे एक टोली के साथ, बिना शाही आलिशानताओं और बिना किसी शाही कवच के। आप वहां एक साधारण राजा की तरह रहकर देखेंगे कि जनता क्या मांगती है। पर आप यह बात किसी से न बताएं। मैं तीनों पात्रों को वहां भेज दूंगा, पर वह जो आपको सबसे पहला संदेश देगा वही निर्णायक होगा। अकबर को यह अति रोचक लगा, पर उन्होंने सोचा, यह तो बीरबल की चाल है। परंतु राजा की जिज्ञासा इस पर भारी पड़ी और उन्होंने सहमति दे दी। अगली सुबह अकबर और बीरबल गुप्त रूप से शहर के बाहर एक छोटे से गांव पहुंचे। गांव के लोग उन्हें राजा के दर्शन की उम्मीद नहीं कर रहे थे। अकबर ने सादा कुर्ता पहनकर लोगों के बीच बैठने का निश्चय किया। बीरबल ने पात्रों को निर्देश दिया कि वे बिना किसी भड़कीले संवाद के अपने कर्तव्यों का पालन करें और जनता की प्रतिक्रिया दर्ज करें। पूरा दिन बीत गया। कुछ लोग आए और सीधे अपने कष्ट बताए। एक विधवा ने कहा कि उसके पति की मौत के बाद उसकी जमींदारी छीन ली गई। एक गरीब माँ ने कहा कि उसके बच्चों के लिए अनाज नहीं है। एक शिक्षक ने कहा कि स्कूली बच्चों के लिए पुस्तकें नहीं हैं। हर आवाज, हर आग्रह सीधे सीधे राजा के दिल में उतरती गई। अकबर के आंखों में भावनाएं उभरने लगीं, वे बस सुनते रहे। बीरबल खामोशी से इन सबको नोट कर रहे थे। दिन ढलते ढलते गांव के बाहर एक झगड़ा छिड़ा। कुछ बाहरी गुंडे गांव के कुछ लोगों को परेशान करने लगे। सैनिकों के बिना अकबरनुमा व्यक्ति के पास केवल खुद की बुद्धि थी। उसने स्वयं ही हस्तक्षेप किया और शांति स्थापित की। परंतु उसके इस हस्तक्षेप से दो परिवारों के बीच की पुरानी जमीन विवाद ज्यों की त्यों रह गई। रात को जब उन्होंने गांव के चौपाल में बैठकर बातें सुनी, तब एक वृद्ध किसान ने कहा, हमारा राजा दूर है, पर जो आज हमारे बीच आया वह हमें सुनता है। पर क्या वही सुनना ही पर्याप्त है? यह शब्द अकबर की आत्मा में ऐसे गूंजे कि वे नींद से जगा। बीरबल ने भी नोट किया कि जनता की पुकार और राजा की छोटी सी छिपी हुई संवेदना के बीच का अंतर आज बहुत कम था, पर वही अंतर समय के साथ बढ़ सकता था। अकबर और बीरबल जब वापस महल आए तो सामने का दृश्य और भी गंभीर था। दरबार में वही प्रश्न घूम रहा था। बीरबल ने सबको बुलाया और बोला, आप सबने देखा, सुना और अनुभव किया कि आज जनता ने क्या कहा। परंतु अब मैं आपसे एक और जटिल प्रश्न पूछता हूँ। आप बताइए कि यदि राजा ने आज उस वृद्ध किसान की याचना के अनुसार नीतियाँ बदलीं, यानी किसान की बात और जरूरत को प्राथमिकता दी, तो क्या यह पूरे राज्य के हित में होगा या कुछ अन्य शक्तियाँ इससे क्षुब्ध होंगी? दरबार में उबाल फिर से आ गया। कुछ लोग वित्तीय अस्थिरता की बातें लाए, कुछ ने कहा कि सीमाओं पर खतरा बढ़ेगा। यह वही दुविधा थी जिसका बीरबल ने संकेत दिया था। बीरबल ने फिर अपनी मशहूर चतुराई दिखाई। उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि आपने कई बार जनता की पुकार को सुना और उसके अनुरूप नीतियां बदल दी। शुरू में जनता खुश होगी, पर यदि इससे देश की रक्षा कमजोर हुई या व्यापार रुका तो वही जनता जल्दी ही नाराज हो सकती है। दूसरी ओर यदि आप केवल अपनी निजी संवेदनाओं को नियमों में बदल दें, तो आप व्यक्तिगत रूप से मानवीय रहेंगे, पर समाज में असंतुलन आ जाएगा। आठ केवल सुनना पर्याप्त नहीं है, सुनकर निर्णय लेना और उस निर्णय के लिए ऐसे संरचनात्मक उपाय बनाना जो दुष्प्रभावों को संतुलित करें, यही सबसे कठिन काम है। इसी दौरान बीरबल ने अपने दिमाग की अंतिम चाल चली।
उन्होंने एक नया नियम प्रस्तावित किया, जहां पनाह, आप हर महीने एक जनता की सभा बुलाइए जहां आपके सामने कुछ प्रतिनिधि अपने अपने कष्ट रखें। पर साथ ही आप एक परामर्श मंडल भी बनाएं जिसमें आपके योद्धा, आपके आर्थिक सलाहकार और धर्मगुरु मिलकर सामूहिक रूप से निर्णय लें और आपकी निजी भावना को सार्वजनिक हित से तौलें। इस पारदर्शिता से न केवल जनता को लगेगा कि उन्हें सुना जा रहा है, बल्कि नीति निर्माण में स्थिरता भी रहेगी। यदि आप अकेले ही निर्णय लेंगे तो वह अनियमित होगा, और यदि केवल दल लेंगे तो वह कठोर होगा। इसलिए कठिन प्रश्न का सटीक उत्तर यह है, राजा को कब अपनी संवेदना अपनानी है और कब व्यापक हित की सुननी है, और इसके लिए संरचना और प्रक्रिया का होना जरूरी है। अकबर ने काफी गंभीरता से सुना। उनका चेहरा, जो पहले चिंतित था, अब शांत हो चला। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर परिष्कृत और व्यावहारिक है। पर क्या तुमने यह कभी सोचा है कि ऐसे नियम बनाने में भी जोखिम है? क्या कभी कभी जनता की पुकार इतनी तीव्र होती है कि तत्काल निर्णय लेना ही जरूरी हो? तब क्या करेंगे? बीरबल मुस्कुराकर बोले, जहांपनाह, आप हमेशा ही क्रियाशील रहे हैं, और इतिहास में यही वह समय होते हैं जब नेतृत्व को अपनी निजी संवेदना भी अवश्य दिखानी चाहिए। पर इसे आप तभी करें जब यह स्पष्ट हो कि तत्काल निर्णय के बिना प्रचंड हानि होगी, और तब भी आप उस निर्णय के साथ ऐसे उपाय रखें कि दीर्घकालिक परिणामों को संभाला जा सके। दरबार ने यह सुना और धीरे धीरे नई समझ बन गई। बीरबल ने न केवल एक दार्शनिक उत्तर दिया था बल्कि नीतिगत रूपरेखा भी प्रदान की थी। यह वास्तव में दिमाग हिला देने वाला जवाब था, क्योंकि उसने सत्ता, न्याय, सहानुभूति और व्यवस्था सभी को एक साथ जोड़कर प्रस्तुत किया। अकबर ने उस दिन न केवल बीरबल की तारीफ की बल्कि एक नए प्रकार के शासन के बीज भी बो दिए। औपचारिक जनतासभाओं, परामर्श मंडल और पारदर्शी निर्णय प्रक्रियाओं का प्रारंभ। समय बीतता गया और उस नीति ने फल दिया। अकबर जब कहीं भी जाते, जनता को लगे कि राजा सिर्फ सुनता ही नहीं बल्कि सुनकर समझदारी से काम भी करता है। हालांकि रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों में टकराव आते रहे, पर नई संरचना ने उन्हें संभाला। बीरबल का उत्तर सिर्फ बुद्धिमत्ता का प्रमाण नहीं रहा, वह शासन की एक नई काया बनी जिसने अकबर को एक बेहतर शासक बनाया। और दरबारियों ने भी यह सीखा कि सत्ताधारियों के पास हमेशा सख्त निर्णय लेने की शक्ति होनी चाहिए, पर साथ ही ऐसी मशीनरी भी होनी चाहिए जो उन निर्णयों के दुष्प्रभावों को नियंत्रित करे। किसी दिन जब अकबर अकेले बीरबल के पास आए, उन्होंने कहा, तुमने मुझे वह प्रश्न दिया जिसने मुझे मेरी सीमाओं का एहसास कराया। आज मैं समझता हूं कि सत्ता का अर्थ केवल आदेश देना नहीं, बल्कि सुनना, समझना और तब भी निर्णय लेना है जब सारी चीजें असमंजस में हों। तुम्हारा जवाब मेरे लिए दिमाग हिलाने वाला था, पर उससे भी बड़ा यह कि उसने मेरे दिल को संदेश दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, एक शासक का सबसे कठिन प्रश्न वही होता है जो उसके भीतर उठता है, और जब वह प्रश्न शासन की नीतियों से टकराता है तो समझने की कला ही समाधान है। कहानी केवल राजनीति की जीत नहीं थी, यह मानवीयता की विजय भी थी। बीरबल का दिमाग हिला देने वाला जवाब असल में इतना चतुर था कि उसने शासक को केवल विचार देने की जरूरत नहीं छोड़ी, उसने व्यावहारिक रास्ता भी सुझाया। यही कारण था कि इतिहास में अकबर का राज और भी स्थिर और न्यायपूर्ण समझा गया। और बीरबल, वे हमेशा से रहे एक ऐसे मित्र, सलाहकार और हंसमुख विवेकारी के रूप में जिसने एक बार फिर दिखा दिया कि सत्य और बुद्धि कैसे एक साथ मिलकर शासन की गति बदल देते हैं। दिन, महीने और साल गुजरते रहे, पर वही प्रश्न, कब राजा को अपनी संवेदना और कब जनता की पुकार को प्राथमिकता देनी चाहिए, हर युग में उतना ही प्रासंगिक रहा। बीरबल का उत्तर दिमाग हिला देने वाला इसीलिए बना क्योंकि उसने न केवल प्रश्न का उत्तर दिया बल्कि उससे जुड़ी जटिलताओं का एक व्यावहारिक समाधान भी दिया।
और शायद यही सबसे बड़ा सबक था जो न केवल अकबर और उसके दरबार के लिए बल्कि हम सभी के लिए भी आज के समय तक मायने रखता है कि हमेशा सुनो, पर निर्णय लेने का बोझ समझदारी से उठाओ और सबसे कठिन प्रश्नों का हल अक्सर संवेदना और संरचना के बीच एक नाजुक संतुलन में छिपा होता है। दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। अकबर के चेहरे पर वही गंभीरता थी जो किसी गहरे सोच में डूबे हुए शासक की पहचान होती है। हाल ही में राज में छोटी छोटी बातें फिसलने लगी थीं, सैन्य छावनी की मूवमेंट, खजाने के रास्ते और यहाँ तक कि उस दिन की रीतियों का क्रम जो केवल दरबार के भीतर ही जाने जाते थे, बाहर के लोगों तक पहुँच रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ कि बाहरी दुश्मन न आकर अपने एजेंटों को अंदर तक घुमा रहा था। यह बात अकबर के लिए भयावह थी। हमारे बीच कोई ऐसा है जो राज के रहस्य बेच रहा है, अकबर ने धीमी आवाज में कहा। और अगर यह सच है तो हमें उसे पकड़ना होगा, पर चिल्ला चिल्लाकर किया हुआ काम अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जाता है। दरबारियों में हलचल मची। कुछ चिल्लाए, कुछ सुझाव देने लगे, रोक के लिए सख्त निगरानी, हर किसी की जांच, घनघोर दंड। पर अकबर जानते थे कि एक सच्चा जासूस चुपचाप काम करता है, उसे पकड़ने के लिए चुपके से और बुद्धिमत्ता से काम लेना पड़ेगा। बीरबल ने, जो हमेशा सर्द व्यवहार में भी चतुराई की चमक लेकर आते थे, ध्यान से बातें सुनी। उनकी आंखें धीरे धीरे दरबारियों के ऊपर फिर रही थीं, जैसे हर एक की पीठ के पीछे छिपे सवालों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। बीरबल ने पूछा, जहांपनाह, क्या हमें कोई ठोस संकेत मिला है, कोई संदेश, कोई शख्स जो संदिग्ध लगा हो? अकबर ने सिर हिलाया और कहा, कुछ संकेत हैं पर वे छोटे हैं। एक चिट जो एक कोठी के पीछे पटी मिली, एक संदिग्ध सौदा जो अचानक टूट गया, और रात की पहरेदारी में कुछ लोग जो सामान्य से हटकर बर्ताव कर रहे थे। पर ये सभी संकेत किसी एक व्यक्ति तक नहीं खींच रहे। मुझे डर है कि हम गलती कर दें, इसलिए मुझे किसी ऐसे उपाय की आवश्यकता है जो सुई की नोक की तरह सटीक हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मैं इस पहेली को सुलझा दूंगा, परंतु मुझे आपका पूरा सहयोग चाहिए और छुपाकर काम करने की अनुमति। अकबर ने आंखों में विश्वास भरा और कहा, करो, पर सावधानी से। बीरबल ने तत्काल ही काम शुरू कर दिया, पर उनकी चाल साधारण जासूसी नहीं थी, वह एक मानसिक खेल था जिसमें एक चला हुआ शिकारी अपनी रक्षा छोड़ देता है और धीरे धीरे अपनी असलियत खुद उगल देता है। पहला कदम था सूक्ष्म निरीक्षण। बीरबल ने राजदरबार के रोजमर्रा के व्यवहारों को गौर से देखा। उन्होंने नोट किया कि कौन शाम को देर तक रुकता है, किसके कपड़ों पर बार बार कोई नई दाग आता है, किसकी बातों में अवसाद है या घबराहट। वे कदापि किसी पर सीधे इल्जाम नहीं लगा रहे थे, पर उनकी आंखें सब कुछ चारों ओर से खींच रही थीं। एक दिन वे महल की रसोई में भी गए, वहां के नौकरों से बातें की, रसोइयों की आदतों को समझा, और पता लगा कि एक नई लौह तलवार खरीदी गई थी जो किसी अजनबी ने खरीदी थी। बीरबल ने उस खरीद की जांच कराई, पता चला कि वह तलवार कुछ हफ्ते पहले एक युवक ने खरीदी थी जो महल में कभी दिखाई देता था और फिर गायब हो गया, पर उसका कोई पता नहीं मिला। फिर बीरबल ने दूसरी चाल चली, उन्होंने दरबार में कुछ शब्दों का खेल खेला। उन्होंने दरबार के कुछ विश्वसनीय लोगों को अलग अलग तरह की जानकारी दी, समानांतर सूचनाएं जो सिर्फ अलग अलग शब्दों में थीं। उद्देश्य यह था कि यदि कोई सूचना लीक हुई तो वह बताएगी कि किस स्रोत से लीक हुई। एक से दिए गए जानकारियों में कहा गया कि अगले सप्ताह खजाने की एक छोटी खेप राजा के निजी तहखाने से निकलेगी। दूसरे को कहा गया कि वही खेप सैनिकों के आरक्षित खजाने तक पहुंचाई जाएगी, और तीसरे को बताया गया कि वह खेप गांव के लोगों की सहायता के लिए भेजी जाएगी। इनके शाब्दिक शब्द अलग थे और इनकी पहुंच केवल उन तीनों तक सीमित थी। अगर किसी ने बाहर जाकर इन शब्दों में से किसी एक का उपयोग किया तो बीरबल को पता चल जाएगा कि लीक किसने किया था।
कुछ दिनों के बाद बाहर के गुप्त सूत्रों का इशारा मिला। दुश्मन ने खजाने के बारे में वैसी ही सूचना का इस्तेमाल किया जिसे बीरबल ने केवल दूसरे व्यक्ति को बताई थी। इससे बीरबल को उस व्यक्ति के संपर्कों की जांच करने का मौका मिला, पर अभी भी वह असल जासूस तक नहीं पहुंच पाए थे। अंदर शीर्षक के कई लोग थे जिनसे उस व्यक्ति का संपर्क हो सकता था। बीरबल जानते थे कि जासूस अक्सर सीधी लालच से नहीं चलता, उसे मजबूर किया गया होता, या उसके पीछे कोई निजी दर्द होता, या कोई धोखा होता। इसलिए केवल पकड़ना ही पर्याप्त नहीं था, सत्य पता करना भी जरूरी था ताकि सच्चाई सामने आए। बीरबल ने अगला चरण रखा, एक नियंत्रित माहौल जिसमें जासूस को अपनी प्रकृति दिखानी पड़े। उन्होंने महल के कुछ कोनों में छोटे छोटे संकेत छोड़े, एक बंद बॉक्स जिसमें नकली खजाने के टुकड़े रखे गए, एक संदेश जिसकी मोहर कुछ लोगों ने देखी थी, और एक तंत्र जिसकी चर्चा केवल कुछ चुने हुए लोगों के बीच की जा रही थी। बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि इन वस्तुओं तक पहुंच अत्यंत सीमित हो पर निगरानी भी कम दिखाई दे। जनता के बीच यह खबर फैला दी गई कि महल के निकट कुछ गुप्त सामान रखा गया है और उसकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। यह खबर सुनकर हर उस शख्स की दिलचस्पी उठी जिसने किसी तरह से बाहर की दुनिया से जुड़ाव रखा था, और जासूस भी किसी न किसी वजह से उत्सुक होगा। यहीं से कहानी में एक नई मोड़ आई। वह एक साधारण दिखने वाला युवक था, नाम था गुलाम रसूल। वह महल के किसी बड़े पद पर नहीं था, वह एक साधारण सा शिष्य था जो यहाँ वहाँ काम करता, पानी भरने जाता, कभी घोड़े की सफाई करता, कभी राजदरबार के पीछे कपड़ों का काम संभालता। गुलाम रसूल की उपस्थिति कभी भी लोगों को खास नहीं लगी, पर बीरबल की नजरें छोटी सी बातों पर भी रुक जाती थीं। एक बार उन्होंने देखा कि रसूल की आंखों में अचानक बेचैनी भर गई जब कोई विदेशी पुरुष महल के पास रुका और कुछ देर में संदेश देने के बहाने चला गया। उस शाम रसूल के हाथ पर एक हल्की सी कलम के निशान जैसे आकार में थे, मानो उसने किसी छोटी सी चिट पर कुछ लिखा हो। बीरबल ने यह भी नोट किया कि रसूल अक्सर अकेले में कुछ खोया हुआ सा बैठा रहता और उसकी सांसें धीमी थी मगर भीतर का डर झलकता था। बीरबल ने उसे छुपकर फॉलो किया। रसूल जल्दी जल्दी रसोई से निकला, बाजार की ओर गया और एक तंग गली में रुका। वहां एक बूढ़ा सामान बेचने वाला बैठा था, आंखों में कष्ट और चेहरे पर समय की मार। रसूल ने कुछ पैसे दिए और कुछ लेकर तुरंत वापस आ गया। यह छोटी सी घटना बीरबल की सूक्ष्मता में बड़ा संकेत बन गई। बीरबल ने अब सच्चाई उघाड़ने के लिए चाल चलना शुरू की। उन्होंने रसूल की बनावट पर शक जताया बिना उसे और नजदीक से जाना। एक शाम बीरबल ने महल की पुस्तकालय में बैठकर कुछ पुरानी कागजात देख रहे होने का नाटक किया और रसूल को वहां जाने के लिए आमंत्रित किया, पर निजी कारण बताकर नहीं बल्कि किताब पूछने का बहाना। रसूल ने शर्माते हुए किताब दी और हटा, पर बीरबल ने उसकी हाथों से किताब लेते हुए धीरे से कहा, बेटा, क्या तुम कल शाम को कुछ समय दे सकोगे? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। रसूल की आंखों में एक झिलमिल एहसास आया, वह सहमत हो गया। बीरबल ने उसे महल के पीछे एक छोटे से सेब के बाग में बुलाया जहां आग की हल्की सी लपटें जल रही थी और कुछ अन्य नौकर भी उपस्थित थे। माहौल सामान्य था, पर बीरबल ने ध्यानपूर्वक रसूल के पास बैठते हुए कहा, मैं जानता हूं कि इन दिनों कुछ उलझन सी बातें हो रही हैं। कुछ चीजें बाहर पहुंच रही हैं जो यहाँ का राज हैं। तुमने कभी कुछ देखा है? रसूल की गर्दन झुकी, कुछ समय वह कुछ कह नहीं सका। फिर अचानक उसका इरादा बदल गया और वह बोला, मैंने एक बार गलती से वहां से गुजरते हुए एक आदमी को संदेश देते देखा था, पर मैंने सोचा कि यह किसी आम काम की बात है। उस रात से मुझे नींद नहीं आती। उसकी आवाज कांप रही थी। बीरबल ने सॉफ्टनेस के साथ उसे समझाया, बताओ, डर से कुछ भी बड़ा होता है, पर चुप्पी में जो वृद्धि होती है वह कई बार किसी का भला भी कर देती है।
तुम अगर सच कहोगे तो मैं तुम्हें न ये दंड दूंगा न अपमान, पर सच सामने आएगा। रसूल की आंखें नम हो गईं। उसने बताना शुरू किया कैसे कुछ बाहरी लोग उसे परेशान करते थे, कैसे उसकी माँ और बहनें गांव में मुस्कुरा नहीं पाती थीं, कैसे उसे धमकी दी गई थी कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो उसके घर वालों को नुकसान पहुंचाया जाएगा। उसने बताया कि एक अनजान व्यक्ति जिसका चेहरा मास्क के पीछे रहता, उसे कुछ पैकेट देता और कहता कि इन्हें किसी को देना है। मैं नाम नहीं जानता, रसूल ने कहा, पर मेरे पास जो मिलता मैं उसे दिन ब दिन रखने लगा। मैं डरा हुआ था। बीरबल ने सुना और उसके चेहरे पर सहानुभूति की रेखा आ गई, पर यहाँ काम अधूरा था। सूचना तो मिल गई थी पर किसी भी तरह के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। क्या रसूल केवल खबर पहुंचाने वाला था या वही गुप्त व्यक्ति था जो दुश्मन का संपर्क था? बीरबल ने अगला और निर्णायक कदम रखा। उन्होंने रसूल के शर्मीलेपन, डर और मजबूरी को समझा और उसे नियमित रूप से दरबार के कुछ छोटे मोटे कामों में लगा दिया ताकि वह खुलेआम रह सके और दुश्मन को संदेश देने की घटनाएं धीमी हों। इस बीच बीरबल ने उस बूढ़े सामान वाले का पता लगाया जहां रसूल मिलता था। बूढ़ा आदमी दरअसल एक कोठे के पास बैठता हुआ खटारा तरह का दिखता था, पर उसके पास लोगों के नाम, पहचान और रास्ते की बहुत जानकारी थी। बीरबल ने बूढ़े का पीछा किया और पता लगा कि वह आदमी गांव के किनारे रहता और उसके पास आए दिन अजनबी आते और दूरदराज बातों की अदलाबदली करते। बूढ़े पर नजर रखने के बाद बीरबल ने एक तरह की जाल बिछाई। उन्होंने महल की ओर से नकली एक संदेश भेजा जो स्पष्ट रूप से झूठा था। उसमें लिखा था कि अगले सप्ताह रात में राजकीय खजाना शहर के उत्तर द्वार से भेज दिया जाएगा। यह सूचना केवल 2-4 अफसरों तक पहुंचनी थी। फिर बीरबल ने छुप छुप कर गांव के पास एक रात दिहाड़ी गार्ड तैनात कर दिया और साथ ही बूढ़े के पास कुछ चोरों को भी निगरानी में रखा गया। जैसे ही झूठा संदेश बाहर निकला, कुछ दिनों बाद वही बूढ़ा आदमी फिर अपनी गली में दिखा और उसने रसूल को बुलाकर कहा कि जल्दी से वह संदेश बाहर भेज दे। रसूल को डर और हड़बड़ी का भाव फिर से छू गया, पर इस बार बीरबल की योजना काम कर गई। रात में जब रसूल की बनाई हुई झुलसाती आशंकाएं बाहर के लोगों तक पहुंची, गार्डों ने आकर वहां से कुछ लोगों को पकड़ लिया और उन लोगों के पास वही नकली संदेश का ही छोटा रूप, कुछ संकेत और एक दबीदबी सी हंसी थी जो यह साबित करती थी कि उन्हें महल की जानकारी मिली थी। पर अभी भी बीरबल चाहते थे कि असली कर्ताधर्ता खुद सामने आए और उसने अगले स्तर का चाल रखा। अगली चाल मोहताज थी, पर भावनात्मक रूप से भारी भी। बीरबल ने महल के कुछ भागों में यह अफवाह फैलाई कि तत्काल राजकीय निधि का एक बड़ा हिस्सा गरीबों की सहायता में दे दिया जाएगा और इसके लिए कुछ विशेष नामों की सूची तैयार की जा रही है, पर यह सूची केवल कुछ ही चुनिंदा अधिकारियों के पास थी। बीरबल ने सूची में वाक्य विन्यास बदलकर एक कोड शब्द छिपा दिया जो केवल उन्हें और कुछ खास लोगों को पता था। पर असली बात यह थी कि बीरबल जानता था, एक सच्चा जासूस वही है जो न केवल जानकारी चुरा कर दे बल्कि उसे सही समय पर सही हाथों में पहुंचाए, और अक्सर वह समय ऐसे आता है जब जासूस पर इतना दबाव हो कि वह मानसिक संतुलन खो दे। इसी से वह रात आई। महल के बाहर अंधेरा घना था। बीरबल ने छुपकर देखा कि रसूल फिर से किसी से मिलने गया, पर इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ एक और भी सन्नाटा जैसे आया था। उसका कदम धीरे धीरे हवा में गूंजता। वह व्यक्ति वही बूढ़ा सामान वाला नहीं था। वह एक सुव्यवस्थित युवक था। उसके कपड़ों पर पैशाचिक चमक नहीं थी, पर उसकी आंखों में प्रबल ठंडक थी। उस युवक ने रसूल से कुछ कहा और उसे निर्देश दिया कि वह सूची की एक प्रति छुपाकर बाहर के आदमी को दे दे। उस समय बीरबल के गार्डों ने कूदकर बीच में आकर दोनों को पकड़ा। युवक ने लड़ने की कोशिश की पर गार्डों की संख्या अधिक थी। उसे पकड़े ले जाया गया और जहां पनाह के सामने पेश किया गया।
महल में शोर मच गया। उस युवक का चेहरा भला भला दिखता था पर आंखों में कठोरता थी। बीरबल ने धीरे से कहा, बताओ तुम कौन हो और किसके लिए काम करते हो। युवक ने कुछ समय तक चुप्पी साधी, फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, मैं किसी देश के एजेंट का प्यासा मात्र हूँ। मैं पैसे के लिए यह सब करता हूँ। पर जब बीरबल ने उसके दिल में छिपी वजह तलाशने की कोशिश की तो युवक का चेहरा एक पल में बदल गया। उसकी आंखें नम हो गईं और उसने कहा, मैंने जो किया वह आवश्यक था। मेरे पीछे मेरे गांव की सारी महिलाएं और बच्चे हैं। उनकी मांग इतनी बड़ी थी कि मेरे पास रास्ता नहीं था। युवक की आवाज टूट रही थी। उसकी सच्चाई में कुछ ऐसा था जो केवल स्वार्थ नहीं था, दर्द था, मजबूरी थी। बीरबल ने उसे रोका, और तुमने किसको खजाना बेच दिया? किसने तुम्हें यह काम करने को कहा? युवक ने नम आंखों से कहा, मुझे एक बड़े व्यापारी ने कहा अगर तुम मदद करोगे तो तुम्हारे परिवार को कुछ मिलेगा। मैंने भरोसा किया। अब सवाल यह था कि क्या वही व्यापारी असली नियोजक था या कुछ और। बीरबल ने युवक का नाम पूछा। वह था रहमान, पर रहमान का खुलासा तभी हुआ जब बीरबल ने उसे एक और चाल में फंसाया। उन्होंने महल के कोठे में रहमान के द्वारा भेजे गए कागजात और सिक्कों का निरीक्षण किया और कुछ ऐसे निशान पाए जो केवल एक ही जगह के होते थे। एक पुराने कुएं के पास की मिट्टी का निशान, एक खास प्रकार की स्यूर कपड़े पर चिपका हुआ धूल और एक विशेष खुशबू जो केवल एक ही बाजार में मिलता था। बीरबल ने जल्दी से वह बाजार और कुआं ढूंढ निकाला। वहां उन्हें पता चला कि रहमान वास्तव में उस बूढ़े सामान वाले का आदमी था। वह बूढ़ा आदमी एक जालसाज नेटवर्क का प्रमुख था। उन्होंने पूरे जाल को तह किया और पाया कि कई लोग, जिनमें कुछ छोटे छोटे नौकर भी थे, अनजाने में ऐसे काम करते आ रहे थे क्योंकि उन्हें धमकाया गया था या उनकी आशा थी कि इससे उनके परिवार को कुछ मिल जाएगा। पर बीरबल की चाहत केवल पकड़ने की नहीं थी, उसे सच्चाई का सामना और न्याय का हल भी चाहिए था। उसने अकबर से कहा, जहां पनाह, हमने कुछ पकड़ लिया है, पर इस जाल के पीछे की वजह गरीबी, धोखा और मजबूरी है। अगर हम केवल कठोरता दिखाएं तो यह समस्या दोबारा उभर कर आएगी। हमें इन लोगों की मजबूरियों को समझना होगा और साथ ही दोषियों पर कड़ी कार्यवाही करनी होगी। अकबर गंभीर हुए पर उन्होंने कहा, बीरबल, क्या तुम हमारे लिए एक अदालत तैयार कर सकते हो जहां सच सामने आए और हम सबको पता चले कि किसने किसे मजबूर किया? बीरबल ने सहमति दी। अगले दिन दरबार में खुला मुकदमा हुआ। रहमान और उसके संपर्कियों को रखा गया। बीरबल ने सबूतों को क्रमबद्ध किया, नकदी के निशान, पैकेट, बाजार के चिन्ह और सबसे महत्वपूर्ण, रहमान की छाप जो एक विशेष प्रकार की बात व्यवहार में छिपी थी जिसे केवल वे लोग पहचान पाते थे जो उसी नेटवर्क में थे। धीरे धीरे उन लोगों ने अपना जुर्म कबूल किया, पर कबूलनामे के साथ उनके चेहरों पर पश्चाताप भी था। कईयों ने बताया कि कैसे उन्हें धमकाया गया था, कैसे उनके घर पर किसी ने चापलूसी की और कैसे जब उन्होंने मना किया तो उनकी परिवार का नुकसान किया गया। यह सुनकर अकबर का चेहरा कठोर हो उठा, पर बीरबल ने सुझाव दिया कि दोषी जो वास्तविक साजिश करता है वे पकड़े जाएं और उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्यवाही हो, पर जिन लोगों को मजबूर किया गया उन पर उपयुक्त दंड के साथ पुनर्वास की व्यवस्था की जाए ताकि वे दोबारा ऐसे गलत रास्ते पर न जाएं। समय के साथ जाल के प्रमुखों को सजा हुई, पर वह सजा सोच समझकर हिंसक नहीं बल्कि न्यायसंगत थी। धन जब्त कर संघर्षग्रस्त परिवारों के लिए दिए गए अनुदान में बदला गया और साजिश के प्रमुखों को सामुदायिक सेवा के लिए भेजा गया ताकि वे अपनी गलतियों का प्रत्यक्ष फल देख सकें। वहीं रसूल को साफ दिलासा मिला, उसने सच बोला था और उसकी मजबूरियत दिखी। उसे क्षमा मिली और उसे महल के अंदर एक छोटी सी जिम्मेदारी दी गई। वह जिम्मेदारी न केवल उसे सम्मान दिलाने वाली थी बल्कि उसकी आर्थिक स्थिति को भी सुधारने वाली थी ताकि फिर किसी बाहरी के दबाव में वह न आए।
रहमान की आत्मकथा जैसी व्यथा ने दरबारियन को झकझोर दिया और बीरबल ने अकबर को यथास्थिति बताए कि केवल पकड़ना ही न्याय नहीं, बल्कि समझकर सुदृढ़ संरचना बनाना ही शासन की सच्ची ताकत है। कहानी का अंत न तो बिल्कुल कठोर था न बिल्कुल उदार, वह संतुलित था, बिल्कुल वैसे ही जैसे बीरबल की सोच रहती थी। बीरबल ने न केवल जासूस की असलियत पकड़ ली थी, बल्कि उसने उस परत को भी उजागर कर दिया था जिसे अक्सर हम नहीं देखते, मजबूरी, भय और बेरोकटोक शोषण। अकबर ने आदेश दिए कि महल के हर कोने की सुरक्षा तो बढ़े, पर साथ ही उन गरीब परिवारों के लिए भी एक कोष बना दिया जाए जिनको बाहरी लोग फंसाने की कोशिश करते थे। रसूल जब महल की शांति में चला तो उसका चेहरा पहले से शांत और मुस्कुराते दिखा, उसे अब डर नहीं था। रहमान और उसके साथी लोगों ने सजा भोगी और प्रत्यक्ष रूप से अपने कर्मों का सामना किया, पर साथ ही उन्हें समाज के पुनर्निर्माण में शामिल किया गया ताकि उनके कर्मों का फल समाज के हित में बदला जा सके। और बीरबल, वह वापस अपने सामान्य मजाक और चतुराई के अंदाज में आए, पर उनकी आंखों में अब एक और गहरी समझ आई थी कि जासूस पकड़ना सिर्फ रात के पर्दे के भीतर की लड़ाई नहीं, वह समाज के भीतर छिपे कमजोरियों की लड़ाई भी है। बीरबल का यह कारनामा केवल एक चतुर चाल नहीं रहा, उसने दरबार को यह सिखाया कि सच्चे न्याय के लिए कठोरता और दया दोनों का संतुलन चाहिए, और किसी भी साजिश की जड़ तक पहुंचने के लिए सूक्ष्मता, धैर्य और मानवता की जरूरत होती है। जब अकबर ने उस दिन बीरबल का हाथ पकड़कर कहा, तुमने फिर से दिखाया कि बुद्धि और दया साथ चलकर बड़ा काम कर सकती हैं, बीरबल ने मुंह पर वही हल्की मुस्कान रखी और कहा, जहां पनाह, सच्चाई तब ही जीतती है जब हम उसे समझकर भागीदारी से मिटा दें, न कि केवल दंड से। समय बीतता गया, पर महल में वह संजीदा चुप्पी, वह तेज निगाहें और वह मानवीय दृष्टिकोण लोगों की स्मृतियों में दर्ज रहे। गुलाम रसूल की छोटी सी कहानी एक सीख बन गई कि कभी कभी जिन्हें हम जासूस समझ लेते हैं, वे हकीकत में दुनिया के दुख खोन के शिकार होते हैं। और बीरबल वही हमेशा की तरह हंसी ठिठोली के बीच गहरी नीतियां समझाते रहे, पर इस बार जिसने भी कहानी सुनी वह सीधा यह समझ गया कि असल पकड़ने की कला केवल सूली पर गिराने में नहीं, बल्कि जड़ तक जाकर कारण खत्म करने में है। दरबार के कोलाहल और नगर की रौनक से कुछ दूर पश्चिम की ओर एक बांसपानी और कच्ची पगडंडी के पीछे बसा था छोटा सा गांव, नाम था चंदवल। चंदवल का नाम किसी राजा सम्राट के नाम पर नहीं पड़ा था, यहाँ के लोग तो बस अपनी जिंदगी की चूल्हे चौकड़ी में व्यस्त रहते थे। गांव के घर मिट्टी के थे, छज्जों पर बेलिनें लटकी रहती, और हर सुबह भोर में जब पक्षियों की चहचहाहट गूंजती तो खेतों से हल की मड़िया और बैलों की घंटियों की आवाज मिलकर एक अनकही गीत बना देती। उन खेतों में पद्याओं के बीच वह हरियाली और वे तनबदन की मेहनतें थीं जो गांव वालों को जीवित रखें, पर उसी के साथ आते थे कष्ट और हक की लड़ाइयां। गांव में एक किसान था, नाम था हकीम राम। हकीम राम का देह कड़कनाई से तना हुआ था, पर आंखों में सदैव एक स्नेहिल और शांत अभिमुखता रहती थी। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा और कुछ कच्ची जमीन जहां वह गेहूं बोता, बरसात में मक्का और जरूरत के तुसार में सरसों के कुछ बोरे। उसकी पत्नी सविता घरेलू कामों में निपुण थी और 2 छोटे बच्चे, गोपाल और मीरा, जो स्कूल के दिन देखना अभी शुरू ही कर रहे थे। हकीम राम की कहानी किसी महान वीरता की नहीं थी, वह किसी विशेष धनी परिवार का सदस्य भी नहीं था, पर गांव में उसकी इज्जत थी। लोगों का मानना था कि वह न्यायप्रिय और सच्चा है। उसकी कमाई उतनी थी कि परिवार गांव की सादगी में जीता रहा, पर वर्षों की सूखी फसल और कई बार के करौपकर ने उसे परेशान कर रखा था। चंदवल में एक बड़ा जमींदार भी था, नाम था लाल सिरोही। सिरोही के नाम के साथ अक्सर लोगों की आंखों में भय और घमंड दिखता। लाल सिरोही का परिवार पुराने जमाने से उस इलाके के बड़े हितैषी समझे जाते थे
उनके पास कई हॉल, ऊंची मशीनरी और कुछ बेमिसाल ऊंचे पेड़ थे। जमींदारी के नाम पर वे गांव वालों से भारी भरकम कर लेते और जो नहीं दे पाता उसके ऊपर ब्याज लगा देते। लाल सिरोही का साहूकारों से भी गहरा नाता था। कभी कभी वे उसी साहूकारों के जरिए गांव में पैसे के सिलीले घिसते। मगर एक बात थी, जमींदार के घर का दरवाजा अक्सर बंद रहता और लोग उससे बड़े बड़े डर कर बात करते। एक साल बरसात ठीक से नहीं आई। मौसम के चक्कर में फसल आधी रह गई। कई किसान घाटे में चले गए। हकीम राम ने अपनी छाती पर हाथ रखकर सोचा कि इस बार परिवार का पेट कैसे भरेगा। उसने अपनी बचत में से कुछ पैसे साहूकार से उधार लेकर खेत में बीज खरीदा। सविता ने घर के कपड़े बेचकर कुछ और पैसा लिया। मगर जैसे जैसे फसल निकली, गांव में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। किसी रात उनके खेत के किनारे से गंधदार गोबर चोरी कर लिया गया। कुछ बैलों पर चोट आई और एक दिन 2 सैकड़ों बकरियां अचानक गायब हो गईं। लोगों ने कहा कि यह तो बस चोर हैं, कोई कामधंधेबाज ऐसा कर रहा होगा। पर निंदा की बात यह थी कि हर बार इन घटनाओं के पीछे कुछ संकेत मिलते थे जो जमींदार के नौकरों तक पहुंचते, जैसे कि कोई अजनबी रात में खेत के पास कुछ बांस और रस्सियां छोड़ गया था, या फिर कुछ छोटी छोटी लकीरें जो एक छुपे हुए निशान की तरह खेतों में दिखतीं। हकीम राम के दिल में एक घिन भरी बेचैनी थी। उसका छोटे से टुकड़े पर यह सब होने लगा था और हर बार खेतों की मेहनत पर आंच आती देख वह टूट जाता। एक दिन जब उसने देखा कि उसकी गेहूं की एक क्यूंटी, जो उसकी जिंदगी का बड़ा हिस्सा थी, अचानक गायब है, तो वह चिल्ला उठा। वह जल्दी से खेत की ओर भागा और वहां वह पाता कि कुछ लोग रात में आए थे और उन्होंने खेत से झोले भरे थे। गांव वालों का उत्साह समाप्त हो आया। बहुतों ने सोचा कि अपराध बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस न्याय तक पहुंचना एक सपना सा महसूस हुआ। विगत दिनों लाल सिरोही का मुखिया जबलूरू आया और उसने कड़वे शब्दों में कहा कि जो भी चोर पकड़ा जाएगा उसे कड़ी सजा दी जाएगी। पर लोगों को संदेह था कि जब भी कोई बड़ी चीज गायब होती, जमींदार के निकटवर्ती लोग ही कहीं न कहीं लाभ उठा जाते। हकीम राम ने कई बार अपने जुबान की सच्चाई से कहा कि उसने लाल सिरोही के खानदान की तरफ से कुछ घटिया गतिविधि देखी है, पर ठीक ठोस सबूत कहा। साहूकारों ने कहा कि वे तो महल के लोग हैं, उनका सबूत छुपा हुआ है। क्या एक गरीब का आरोप ही साबित होने के लिए काफी था? इसी मुद्दे पर एक रात अचानक खबर दौड़ी कि गांव के ही एक बूढ़े किसान नन्नू कुर्मी, जिसका छोटा सा गोठ था, उसने खेत में किसी अजीब बंधी चीज देखी और उसने उसे हटाने की कोशिश की। अगले ही दिन नन्नू की झोपड़ी के पास कुछ ऊंचे आदमी आए और बोले कि उसने गलत काम किया है, और अधिक आश्चर्यचकित हुआ कि नन्नू के ऊपर ही इल्जाम लगा दिया गया कि वो चोरी का साथी है। नन्नू ने कहा कि उसने सिर्फ कुछ बंधेलों को हटाया था, पर शहर के कुछ ठेकेदारों ने उसे भी डरा दिया। ऐसा हुआ कि नन्नू की बात का कोई ध्यान नहीं लिया गया और उसे कुछ दिनों के लिए बंदी बना लिया गया। यह सब देखकर गांव में असहायता और भय की भावना फैल गई। लोग सोचने लगे कि कहाँ न्याय मिलेगा और किसे अपना सहारा समझें। इसी बीच खबर पहुंची कि सम्राट अकबर अपनी राजधानी से गांव के नजदीक आ रहे हैं और साथ हैं बुद्धिमान मंत्री बीरबल। अकबर अक्सर अपने दरबारियों से कहते कि वे लोगों की कशमकश स्वयं सुनना चाहते हैं। यह खबर सुनते ही गांव वालों के मन में एक आशा की किरण जागी। हकीम राम ने सोचा कि यदि हम बीरबल से न्याय मांग सकें तो हमें सच्चाई पता चल सकती है। पर एक गरीब किसान के लिए सम्राट के आने से पहले ही महल के दरवाजे पर पहुंचना आसान नहीं था। लाल सिरोही के लोग तो हर कदम पर सेंकते रहते थे, परंतु गांव में ऐसी ही कहानियों में भी वह जहीर पैदा होता है जिसे डर दबा नहीं सकता। हकीम राम ने अपनी पत्नी से कहा, सविता, हम बीरबल के पास जाएंगे और अपनी बात रखेंगे। अगर किसी ने न्याय नहीं दिया
तो हमारी तो कमाई ही खत्म हो जाएगी। सविता ने आंसू पोंछते हुए सिर हिलाया। दोनों ने जाना कि यह एक बड़ी उम्मीद है। जब अकबर और बीरबल गांव पहुंचे तो पूरा गांव जुटा हुआ था। लोग अपने अपने दुखों की लंबी कतार में थे। अकबर ने सबको शांति से सुना और कहा कि वे सच्चाई जानना चाहते हैं। बीरबल, जिनकी आंखों में हमेशा एक हल्की मिश्री सी मुस्कान और दिमाग की तेजी रहती थी, लोगों को देखने लगे। बीरबल ने कहा, जब तक हम साक्ष्य न देखें तब तक सिर्फ कहानियां कुछ नहीं होंगी। पर मैं देख सकता हूं कि आप लोगों की पीड़ा सच्ची है और सच्चाई को हम न्याय की स्केल पर परखेंगे। गांव वालों को यह सुनकर थोड़ी राहत मिली, पर फिर भी कैसे। बीरबल ने गांव में कुछ दिनों तक ठहरने का निश्चय किया। उन्होंने सबसे पहले नजदीक के जंगलों, रास्तों और उन जगहों की जांच की जहां से चोरी की गई वस्तुएं बाहर भेजी जा सकती थीं। उन्होंने देखा कि कुछ रास्ते ऐसे हैं जिन पर रात में पहुंचकर गाड़ी को छुपाकर सामान बाहर भेजा जाता है। उन्होंने कुछ गुड़ियासी निशान पाए, छोटे छोटे गहरे घाट के निशान, किसी के जूते पर एक खास प्रकार की मिट्टी का चिन्ह और कुछ रस्सियों के दाने जो किसी खास दुकान में बिकते थे। बीरबल का दिमाग तुरंत काम में लग गया। वे जानते थे कि किसी लंबी साजिश के लिए ज्यादा शोर मचाना ठीक नहीं। उन्होंने गांव के कुछ विश्वसनीय लोगों से कहा कि वे रोज रात चुपचाप पहरा दें और वे कुछ नकली सामान खेत में रख देंगे ताकि चोरी करने वाला वही तरीका अपनाए और पकड़ा जा सके। बीरबल ने एक गहरी चाल रची। उन्होंने गांव के बीच एक खाली खेत में रात को कुछ जाली झोले और कुछ नकली अनाज रखा। ये नकली थैले सजे हुए थे जैसे कि उनमें भी असली मात्रा हो। उन्होंने साथ ही इस बात की अफवाह फैलवा दी कि सम्राट की तरफ से गांव के कुछ गरीबों को अनाज दिया जाएगा और वह अनाज उस खाली खेत में रखा जाएगा। यह बात केवल कुछ चुने हुए लोगों तक ही पहुंचाई गई ताकि लीक होने पर इसका स्रोत पता लगे। रात में जब अंधेरा छा गया और गांव सो गया, कुछ सन्नाटा सा छाया। उसी समय कुछ छायाएं उनके परख के निशानों पर निकलीं। एक एक कर वे उस खाली खेत के पास आईं और चुपके से झोले उठाकर चलीं। पर उन छायाओं के जूते उस अनोखी मिट्टी पर निशान छोड़ गए जो बीरबल ने पहले ही चिन्हित किया था। गार्डों ने उन लोगों को पकड़ लिया। जब चमकदार मशालों की रोशनी में उन्हें देखा गया तो गांव वालों की आहें निकल गईं। पकड़े गए लोग लाल सिरोही के नौकर निकले। पर यह तो शुरुआत थी। बीरबल ने पकड़े गए लोगों से कठोर पूछताछ नहीं की। उन्होंने एक सूक्ष्म योजना बनाई। वे चाहते थे कि सच अपने आप ही बाहर आ जाए। उन्होंने कहा कि वे सारे पकड़े गए सामानों को महल की चौपाल में ले जाएंगे और सबूत के तौर पर रखेंगे, पर साथ ही उन्होंने कहा कि जो भी सच्चाई होगी उसे खुलकर कहा जाना चाहिए। कई दिनों की बेचैनी और भय के बाद पकड़े गए लोगों में से एक ने टूटकर कबूल किया कि वे किसी बड़े जमींदार के हुक्म पर काम करते हैं और वह जमींदार था लाल सिरोही। उन्होंने बताया कि लाल सिरोही गांव के लोगों को वर्षों से आहिस्ता आहिस्ता कर्ज और प्रताड़ना के नाम पर दबाव में रखते आए थे और अब गांव की फसलों की चोरी करके वे उन फसलों को शहरों में बेच देते थे। इसका लाभ जमींदार और उसके कुछ सहयोगियों को होता था और कुछ हिस्से साहूकारों के हवाले कर दिए जाते थे। कबूलनामे में यह भी आया कि कुछ व्यक्ति नकली दस्तावेज तैयार करते थे ताकि चोरी का असर कानून के पास पहुंचे, पर असल रूप में वे उससे बच निकलते थे। यह सुनकर गांव में एक तरह की आग जैसी चमकी। लोगों ने सोचा कि आखिरकार न्याय मिल सकता है। लाल सिरोही के खिलाफ गवाही भारी थी, पर फिर भी बीरबल ने सोचा कि केवल पकड़े गए नौकरों की गवाही ही पर्याप्त न हो। वे जानते थे कि शक्तिशाली लोग झूठ और दबाव के जरिए मामलों को मोड़ सकते हैं। बीरबल ने एक और चाल में सच्चाई की जड़ तक पहुंचना चाहा। उन्होंने गांव के तहखाने और लाल सिरोही के गोदाम की गुप्त जांच की और साथ ही आसपास के बाजारों में गेहूं और अनाज बेचने वालों से भी पूछताछ की।
धीरे धीरे छोटा छोटा सबूत एक बड़ी तस्वीर में बदल गया। शहर के एक व्यापारिक घर ने एक विशेष प्रकार के अनाज के कई बोरे खरीदे थे और उसी बोरे पर एक खास निशान था जो गांव के उन खेतों पर पाया गया था। यह निशान खेत के किनारे की एक खास बेल के काटे जाने से बनता था और वह बेल केवल चंदवल के ही खेतों में पाई जाती थी। इस तरह का सबूत प्रमाण के तौर पर बहुत गोलमोल रह सकता था, पर बीरबल ने इसे तार्किक ढंग से जोड़ा और जब उसे अदालत में पेश किया गया तो यह काफी वजनदार साबित हुआ। सम्राट अकबर ने स्वयं इस मामले की सुनवाई करने का आदेश दिया और गांव से कुछ प्रतिनिधि महल में आए जहां बीरबल ने हर एक सबूत, हर एक गवाही को क्रमवार रखा। लाल सिरोही अपनी सारी शक्ति और पैसे के साथ आ गया। उसने अपने वकील बुलवाए, अपने मित्रों से दलीलें तैयार करवाईं और गांव वालों की बातों को छोटा बताने की कोशिश की। पर बीरबल के पास कुछ और था। वह जनता का मानवीय पक्ष देखता था और उसकी दलीलें भावनात्मक रूप से सशक्त थीं। बीरबल ने अदालत में कहा कि हम केवल चोरी की बात नहीं देख रहे, बल्कि यह एक प्रकार की निरंतर व्यवस्था है जिसने गरीब किसानों की पीठ पर कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि न्याय सिर्फ दंड लगाने का नाम नहीं है, उससे बढ़कर यह है कि पीड़ितों को पुनः ठीक किया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं की जड़ें न उगें। अकबर ने गंभीरता से देखा और कहा कि दोषियों को सख्त दंड दिया जाएगा, पर साथ ही उन गरीब परिवारों के लिए भी सहायता का प्रावधान किया जाएगा। लाल सिरोही ने बचाव के लिए कहा कि ये सब गलत आरोप हैं और उन्होंने निर्दोषता की बात की, पर महल के लोग और गांव के प्रमाण इतने ठोस थे कि अदालत का संतुलन गांव की ओर झुक गया। बीरबल ने एक निर्णायक चाल चली। उन्होंने लाल सिरोही से प्रश्न पूछा कि क्या वह स्वयं रात में अपने नौकरों के साथ गांव के खेतों के पास देखा गया है। लाल सिरोही ने तड़प कर कहा कि वे रात को शहर में रहते थे और कभी गांव नहीं गए। तब बीरबल ने कहा कि यदि वह सच बोल रहा है तो वह उसकी शपथ पर ही सबूत बताएगा और यदि झूठ बोल रहा होगा तो उसके धन पर हकमार्च किया जाएगा। इस तरह की शपथ और परीक्षण से लाल सिरोही घबरा गया। आखिरकार एक दबाव में उसके कुछ सहयोगियों ने सच्चाई बोल दी। उन्होंने बताया कि लाल सिरोही ने कुछ बार खेतों के पास छिप कर देखा था और अपने कर्मचारियों को निर्देश दिए थे कि थोक में अनाज काट कर शहर भेजा जाए। यह कबूलनामा सुनकर अदालत में भारी सन्नाटा छा गया। न्याय की तलवार तो चली ही। लाल सिरोही को उसके कर्ज, अनुचित व्यवहार और चोरी के आरोपों में दोषी पाया गया। अकबर ने उसके धन का बड़ा हिस्सा जब्त कर लिया और निर्देश दिया कि वह धन उसी गांव के गरीब किसानों के पुनर्निर्माण और ऋण मुक्ति में लगाया जाए। साथ ही लाल सिरोही के कुछ प्रमुख सहकर्मियों को सार्वजनिक रूप से दंडित किया गया ताकि दूसरों को सबक मिले। पर बीरबल ने यह भी सुनिश्चित किया कि सजा की तरह केवल डर फैला कर न्याय नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि उन लोगों को सामुदायिक सेवा में लगाया जाए, उन बचे हुए परिवारों की आर्थिक मदद की जाए और साथ ही गांव में कुछ तरह की सामाजिक संरचनाएं बनाई जाएं, जैसे कि एक सार्वजनिक भंडार घर जहां अनाज तब रखा जाएगा जब फसल बड़ी हो, और गांव के प्रतिनिधियों का एक संयुक्त मंडल जो जमींदारों और साहूकारों से संबंधित मामलों को देखेगा। यह नीति सिर्फ शास्त्रीय दंड नहीं थी, बल्कि दीर्घकालिक सुरक्षा का उपाय थी। हकीम राम का दिल उस दिन बहुत भारी था। उसे लगा कि अब उसकी मेहनत का फल उसे वापस मिलेगा। उसकी गेहूं की क्यूंटी जो चोरी गई थी, उसे वापस पाने के लिए अदालत ने व्यवस्था की कि जो भी अनाज लाल सिरोही के गोदामों में मिले उसका हिसाब गांव वालों को दिया जाएगा। नन्नू कुर्मी को जो झूठा बंदी बनाया गया था उसे माफी दी गई और उसे लाल सिरोही के विरुद्ध गवाही देने के लिए सम्मानित किया गया। गांव वालों ने देखा कि न्याय केवल आरोपों पर नहीं बल्कि समर्थन और सबूत पर चलता है, और सबसे बड़ी बात यह कि वे अब एकजुट थे। वे जानते थे कि आंखें और आवाजें जब साथ हों तो कोई भी अन्याय टिक नहीं सकता। समय के साथ गांव में नई रौनक आई।
लाल सिरोही के धन से बनाए गए सार्वजनिक भंडार घर में अनाज सुरक्षित रखा जाता और इसकी देखभाल गांव के ही चुने गए लोगों को सौंपी गई। बीरबल ने ग्राम पंचायत और बाजारों में ऐसे नियम लागू किए कि छोटे किसान किसी भी तरह के दबाव से सुरक्षित रहें। उन्होंने महल की ओर से एक कानून भी पेश किया कि जमींदारों को अनावश्यक कर और ठीक-ठाक उधारी का अधिकार नहीं होगा, और यदि कोई अनियमितता पाई जाती तो उसके लिए सीधे नियंत्रण और दंड था। यह प्रबंध गांव की सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक स्थिरता लाने के लिए था। हकीम राम के घर की हालत सुधरने लगी। उसकी बीमार और चिंतित पत्नी सविता अब चैन से रहती, बच्चे पढ़ने लगे और गांव में सबको यह दिखा कि साहस और सच्चाई हमेशा जीतती है। हकीम ने मोहताज परिवारों के लिए थोड़ी सी मदद भी देना शुरू किया। उसने कुछ समय बाद बेटा गोपाल को पढ़ाने में मदद की ताकि वह अपने खेत से अलग रास्ता भी अपना सके। नन्नू कुर्मी की झोपड़ी का कायाकल्प हुआ और उसे कुछ नई गाय दी गईं ताकि वह अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। उन लोगों का जीवन धीरे धीरे सामान्य हुआ, पर अब उनमें वह समझदारी और सावधानी थी कि किसी अन्याय के खिलाफ जोर से बोलना ही पहला कदम है। कहानी का असली उपहार यह था कि बीरबल ने गांव वालों को सिखाया कि न्याय केवल दंड से नहीं आता, वह तब आता है जब समाज और उसके संस्थान दोनों मिलकर काम करें ताकि किसी भी ताकतवर व्यक्ति की जिद से गरीबों की पीठ नहीं टूटे। बीरबल ने कहा, न्याय तब प्रभावी होता है जब वह समाज की धमनियों में बहता है, न कि केवल तलवार की चोटी पर लटका रहता है। अकबर ने भी गांव की ओर एक स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया जो समय समय पर वहां की हालत देखेगा और जरूरत पड़ने पर तुरंत हस्तक्षेप करेगा, ताकि भविष्य में कोई लाल सिरोही जैसा जमींदार फिर इतनी निर्लज्जता के साथ काम न कर सके। बीरबल उस गांव में कुछ अरसे रहे, पर उनका असली उद्देश्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाना था। उन्होंने गांव के लोगों को हल्के फुल्के कानूनी ज्ञान भी दिया कि किस तरह किसी अनुचित करने वाले के खिलाफ सरकारी प्रक्रिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्होंने गांव के स्कूल की हालत भी सुधारी, जिससे बच्चों को पढ़ने का मौका मिले और वे किसानी के साथ साथ कुछ और हुनर भी सीख सकें। हकीम राम ने भी अपनी छोटी सी जमीन का बेहतरीन उपयोग करना शुरू किया और समय के साथ उसकी फसलें अच्छी हुईं। उसने यह नहीं सोचा कि अब सारी समस्याएं खत्म हो गईं, पर उसने यह सीखा कि अगर समाज में लोग एक दूसरे के लिए खड़े हों तो किसी भी अन्याय की जड़ काटी जा सकती है। समय बीतता गया और चंदवल गांव की यह घटना आसपास के इलाकों में एक मिसाल बन गई। लोग कहने लगे कि जब बीरबल और सम्राट आए थे तो उन्होंने न सिर्फ न्याय दिया बल्कि समाज के लिए एक ढांचा भी छोड़ा जिससे लोगों की रक्षा हो सके। लाल सिरोही का धन जब्त कर वहां के गरीबों में बंटा और उसने भी जिंदगी की कठिनाइयों के बीच कुछ उससे सीखा। बीरबल ने कहा कि सजा और सुधार दोनों का तालमेल जरूरी है और यही बात आज भी गांव में गूंजती रहती है। कहानी के आखिर में एक सादगी भरी सुबह हकीम राम अपने खेत में खड़ा था। हल्की धूप में उसकी हथेलियां सूख रही थीं, लेकिन आंखों में अब वही पुराना उत्साह था। उसने उठकर देखा कि गांव के बच्चे खेल रहे हैं। सविता ने ताज़ा रोटियां तैयार कीं और वह जानी पहचानी सी शांति थी। उसने अपने हाथ छाती पर रखकर बीरबल की दी सीख को याद किया कि न्याय सिर्फ शोर नहीं बल्कि एक प्रणाली है जो कमजोरों को बचाती है और बड़े लोगों को उनकी जगह दिखाती है। वो मुस्कुराया। इस मुस्कान में जितनी राहत थी उतनी मेहनत की संतुष्टि भी थी। उसने धीरे से कहा, हमने फिर से अपनी खेती का हक पाया है और यह सिर्फ हमारी जीत नहीं, यह सबके लिए एक मिसाल है। बीरबल की न्यायप्रियता और उसकी बुद्धि ने न सिर्फ हकीम राम और उसके गांव को न्याय दिलाया बल्कि एक सामाजिक समरसता और संरक्षित वातावरण भी बनाया जहां से भविष्य में किसी भी लाल सिरोही जैसे अन्यायों के खिलाफ आवाज उठ सकती थी। यही था असली न्याय, जो केवल तत्काल क्षति का हिसाब न कर
बल्कि दीर्घकालिक सुरक्षा, पुनर्वास और शिक्षा का मार्ग भी बनाता है। और जब बीरबल और अकबर अपनी रॉयल यात्रा पर आगे बढ़े तो गांव वालों ने उन्हें विदा करते हुए अपने अपने दिलों से आभार प्रकट किया। हकीम राम ने बीरबल को हाथ से विदा किया और कहा, आपने सिर्फ हमें न्याय नहीं दिया, आपने हमें अपनी ताकत का एहसास कराया कि हम भी न्याय के लिए खड़े हो सकते हैं। बीरबल ने मुंह पर वही हल्की मुस्कान रखी और कहा, जहांपनाह, न्याय का असली अर्थ यही है कि हम इंसानियत के साथ खड़े रहें। अगर यह सीख यहाँ बनी रहे तो मेरा काम सफल हुआ। और इसी सत्य के साथ का एहसास गांव में गूंजता रहा कि जब बुद्धि, दया और न्याय साथ मिलते हैं तब कोई भी गरीब किसान अकेला नहीं रह सकता। दरबार में बीरबल की ख्याति किसी जादू से कम नहीं थी। लोग कहते थे कि वह बहुजन के प्रश्नों का हल निकाल देता, किसी को चुटकी में फंसा देता और अकबर के चेहरे पर गजब की मुस्कान लाकर छोड़ देता। पर जो बातें दरबारियों और आम जनता के बीच फुसफुसाई जाती थीं, वे कभी कभी असत्य की परतें भी छिपा लेती थीं। कोई चोरी, कोई छल, कोई अधूरी चाहत, ऐसी बहुत सी बातों को लोग भीतर ही भीतर दबा लेते थे और वही अनकही बातें किसी समय आग की तरह फैलकर घरों, रिश्तों और राजकर्मों को जला डालती। ऐसे में बीरबल का एक अलग ही हुनर था। वह लोगों के मन की बात पढ़ लेता, न तो किसी जादू से, न ही किसी पर्याय से, बल्कि सूक्ष्म निरीक्षण, धैर्य और मानवीय समझ से। उसकी कला यह थी कि वह हद से हद उस क्षण का आकार देखता जिसमें मन की बात बाहर निकलने वाली होती है और फिर उसे नाजुक ढंग से उजागर कर देता ताकि सच सामने आए और इंसान सुधर सके। यह कहानी शुरू होती है उस साल के ठंड के मौसम में जब अकबर के राज्य में कुछ अनहोनी सी घटनाएं हो रही थीं। पहले तो लोग छोटी छोटी चीजें भूलना शुरू कर दिए, बर्तन गायब होते, कुछ दस्तावेज गुम हो जाते और कुछ महत्वपूर्ण रेशम के कपड़े रैंक से गायब पाए जाते। हर घटना के पीछे कोई न कोई संकेत मिलता, पर असल वजह किसी के ध्यान में नहीं आती। अकबर ने कई बार सुरक्षा बढ़ाने का आदेश दिया, पर चीजें फिर भी हुईं। आखिरकार एक दिन अकबर ने कहा, हमें यह समझना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है। बाहरी आक्रमण नहीं लग रहा, यह भीतर का खेल है। बीरबल ने आंखें चमकाते हुए कहा, जहांपनाह, मैं लोगों के भीतर की वह लहर देख सकता हूं जो इन घटनाओं को जन्म दे रही है। पर मैं सीधे आरोप नहीं लगाऊंगा, पहले मुझे लोग समझने दीजिए। बीरबल का पहला कदम था देखना। वह जानता था कि मन अंततः शरीर की भाषा में खुल जाता है। आंखों की झपक, हाथों की हल्की कांपन, गले की आवाज में कठोरता या नरमी। उसने संक्षेप में उन लोगों की सूची बनाई जिन्हें लोग अक्सर संदेह के घेरे में रखते थे, द्वारपाल, कुछ नौकर, एक दो व्यापारी और कुछ दरबारी। पर उसने किसी पर सीधे आरोप नहीं लगाया। वह घर घर गया, बाजार में बैठा और लोगों से साधारण बातों में मिलकर सूक्ष्म संकेत इकट्ठा करने लगा। उसकी भूमिका सुनने वाले की थी, पर सुनते समय उसकी आंखें बहुत बातें पढ़ती थीं। वह यह देखना चाहता था कि किसके चेहरे पर शर्म है, किसका दिल डर से कांप रहा है, किसकी मुस्कुराहट में फरेब है। कुछ दिनों की जांच के बाद बीरबल ने एक चाल खेली। उसने दरबार में एक नकली घटना का संकेत फैलाया। कहा गया कि किसी रात में राजा के कुछ निजी कागजात गायब हुए थे और जो व्यक्ति सच बताएगा उसे इनाम मिलेगा। यह संदेश महल के कुछ कोने तक सीमित रखा गया था ताकि किसी भी लीक ने स्रोत खुल जाए। बीरबल जानता था कि जब मन में कोई अपराध छिपा हो तो वह मन खोजना शुरू कर देता है और अक्सर वही व्यक्ति गलती कर बैठता है। रात के अंधेरे में जब खामोशी छाई तो कुछ लोग बेखुदी में वही गलती कर बैठे। वे उन कागजातों के पास पहुंच गए और उन्हें छुपाने की कोशिश की, पर बीरबल के छुपे हुए सहयोगी उन्हें पकड़कर लाए। पकड़े गए लोगों के व्यवहार ने बीरबल के अनुमान को पुष्ट किया। कोई गर्व से खड़ा था, कोई घबराहट में लाल था,
पर एक नौकर था जिसका चेहरा शर्म और अपमान का मिलाजुला भाव दिखा रहा था। उससे बात करने पर वह धीरे धीरे टूट गया और बोला, मुझे माफ कर दीजिए बीरबल साहब, मैंने किया नहीं, पर जो कुछ देखता हूँ वह मुझे बताता है कि कुछ बड़े लोग हैं जिनका नाम मैं नहीं ले सकता। यह उत्तर बीरबल के लिए एक इशारा था। मन की बात सिर्फ छुपाने से नहीं, दबाने से भी निकलती है। उस नौकर की आंखों में डर की परत थी जिसे बीरबल ने चीर फेंका। उसने न केवल नौकर को सुना बल्कि उसकी मजबूरियों को समझा। नौकर ने बताया कि कुछ बड़े दरबारी जो अपने हिस्से के लिए अन्याय से धन जोड़ते थे, वह सब जानते थे पर बोल नहीं पाते थे, क्योंकि उनको डर था कि अगर चिल्लाएंगे तो परिवार को नुकसान पहुंचेगा। बीरबल ने समझा कि मन की बात अक्सर जिस भाषा में सबसे बेबाक लगती है वही सबसे सच्ची होती है, खामोशी। वह दिन बीरबल ने पहला सबक सीखा, सुनो तो गहरी सुनो, शब्दों से ज्यादा मौन की भाषा बोलती है। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक और प्रयोग किया। उसने दिवाली के ठीक बाद बाजार में एक मिठाई दुकानदार के पास बैठे हुए लोगों को देखा। वो दुकान उन दिनों में बहुत व्यस्त थी। बीरबल ने देखा कि एक व्यापारी बार बार अपने हाथों से एक छोटा सा पिटारा छिपा कर रखता और फिर देखता कि कौन उसे देख रहा है। बीरबल ने नजदीक जाकर देखा तो पाया कि उस पिटारे में कुछ सिक्के हैं जो रोजाना गायब हो जाते थे। पर व्यापारी का सीना साफ सुथरा दिखता था और उसकी बातों में आत्मविश्वास था। बीरबल ने व्यापारी से मीठी मीठी बातों में पूछा, पर व्यापारी ने अनायास ही कुछ ऐसा कहा जो उसकी ही कमजोरी खोल देता। मैं जो कमाता हूँ वही रखना चाहता हूँ और जो बचा लेता हूँ वही मेरा भविष्य है। उसका स्वर संवेदनहीन था, पर आंखों की कोर में एक तीखी लालसा थी। बीरबल ने समझ लिया कि मन की बात कभी कभी स्वयं की लालसा को छुपा कर रखती है और वह लालसा इंसान को छोटे छोटे अपराधों की तरफ ले जाती है। उसने मिठाई वाले को समझाया कि अपनी दुकान पर निगरानी रखो और वह व्यापारी जब भी पैसे छुपाएगा तो उसे पकड़ लो। अगले हफ्ते वही व्यापारी बिटोर कर पकड़ा गया, पर उसकी आंखों में पछतावा था, क्योंकि वह अधर्म नहीं करता बल्कि मजबूर था। कर्ज और परिवार की चिंता ने उसे छोटे छोटे चोरी में ढकेल दिया था। बीरबल ने धन जब्त कर उसे दंडित करने के साथ साथ उसे पुनर्वास का अवसर दिया। मन की बात तब खुलती है जब खोखले अहंकार के पीछे छिपा इंसान रोता है। यह सब बीरबल के दिमाग में कुछ और प्रश्न भी उठा रहा था। क्या मन की बात पढ़कर उसे हर बार न्याय के बराबर उपयोग करना चाहिए? क्या हर अनकही इच्छा दंड के काबिल है? इस पर विचार करते हुए बीरबल ने एक घटना को और गहरा बनाने का निश्चय किया। वह जानना चाहता था कि मन की बात को सामने लाने से किसे राहत मिलती और किसे शर्म। एक बार दरबार में एक युवा दरबारी आया। नाम था मिराज। मिराज का व्यक्तित्व आकर्षक था। वह तेज-तर्रार और विनम्र दोनों था, पर बीरबल ने उसकी चाल में एक संदिग्ध कंपन देखा। मिराज अक्सर अकबर के सामने बहादुरी की कहानियां सुनाता और उसके आचरण से लगता कि वह वफादार है। पर बीरबल की आंखों ने देखा कि जब भी कोई युवा दरबारी उसके पास आता और आंख मिलाता, मिराज की बातें अचानक बदल जाती। वह ज्यादा आत्मश्लाघा दिखाने लगता। बीरबल ने देखा कि मिराज की मन की बात में कहीं न कहीं मान्यता की तीव्र चाह थी। वह लोकप्रिय होना चाहता था, उसे ख्याति चाहिए थी। पर क्या यह चाह उसकी शुद्ध भावनाओं का हिस्सा थी या किसी छिछले स्वार्थ की शुरुआत? बीरबल ने मिराज से अलग अलग परिस्थितियों में मुलाकात की, कभी राजकीय काम के चर्चा में, कभी महल की छोटी छोटी खुशी के मौकों पर, और हर बार उसने मिराज की आंखों में वही भूख देखी। पर भूख ही ऐसी थी कि यदि सही मार्ग मिल जाए तो वह सेवा को बुलंद कर सकती थी, वरना कठोर स्वार्थ बन सकती थी। बीरबल ने निर्णय किया कि मिराज की इस चाह को सार्वजनिक रूप से नहीं बेकार करना चाहिए, बल्कि उसे सही दिशा दिखानी चाहिए। बीरबल ने मिराज को एक कठिन परखंडली में रखा।
उसने एक नकली मिशन का सुझाव दिया जिसमें मिराज को लोगों की मदद करने को कहा गया और उसकी सफलता का श्रेय सार्वजनिक रूप से अकबर को दिखाया जाना था। मिराज ने यह अवसर स्वीकार किया और पूरी निष्ठा से काम किया। वह गांवों में अन्न बांटता, बीमारों की सहायता करता और बच्चों को पढ़ने के लिए किताबें जुटाता। इन कामों के दौरान बीरबल ने देखा कि मिराज के अंदर की चाह धीरे धीरे रूप बदलने लगी। वह अब सिर्फ सराहना के लिए नहीं बल्कि सच्ची सेवा की अनुभूति के लिए काम कर रहा था। जब पुरस्कार अकबर के दरबार में दिया गया तो मिराज की खुशी स्वाभाविक और निर्मल थी। उसकी मन की बात अब बदली हुई थी। इस प्रयोग ने बीरबल को समझाया कि मन की बात पढ़कर उसे प्रोत्साहित करना भी एक तरह की न्यायिक कला है। कभी कभी सही दिशा दिखाने से मन की इच्छा श्रेष्ठ बन जाती है। पर बीरबल की कला सिर्फ लोगों की निजी लालसा या डर को समझने तक सीमित नहीं थी। वह सार्वजनिक राजनीति और षड्यंत्र भी पढ़ सकता था। एक दिन दरबार में यह खबर आई कि किसी ने अकबर के एक प्रिय सलाहकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचा है। कुछ गुप्त पत्रों का प्रसार हुआ था जो यह संकेत देते थे कि वह सलाहकार राज्य के विरुद्ध साजिश कर रहा था। अकबर आगबबूला हुआ और तुरंत दंड की मांग करने लगा। पर बीरबल ने उस समय एक अजीब शांति दिखाई। उसने कहा, जहां पनाह, पहले मन की बात समझ लो। क्या यह कोई व्यक्ति की साजिश है या किसी की बदनामी? बीरबल ने गुप्त रूप से उन लोगों से मिला जो पत्रों को पढ़ा रहे थे। उसने देखा कि जिन हाथों ने पत्र फैलाए वे वह थे जो अक्सर सलाहकार की बातें सुनते और उससे जलते थे। आंखों में ईर्ष्या की लहर थी। ये लोग चाहते थे कि सलाहकार का मान कम हो ताकि वे स्वयं आगे आ सकें। बीरबल ने समझा कि मन की बात, ईर्ष्या, एक ऐसा कैसा विष है जो व्यक्ति को दूसरे की खुशी खाए बिना नहीं रहने देता। उसने असल साजिश करने वालों को सामने लाकर खुलासा किया और साथ ही सलाहकार की निष्ठा का प्रमाण पेश किया। पर बीरबल ने एक कदम आगे बढ़कर उस ईर्ष्या का कारण समझने की कोशिश की। उसने उन झूठ फैलाने वालों को समझाया कि उनकी ईर्ष्या क्या है और उन्हें सार्वजनिक सेवा का मार्ग दिखाया। कईयों ने पश्चाताप की और कुछ समय बाद वे स्वयं ही सच्चाई के रखवाले बन गए। बीरबल ने फिर सिद्ध कर दिया कि लोगों के मन की बातें पढ़कर सहानुभूति और समझ के साथ निपटना सत्ता के लिए उत्तम नीति है। बीफर की कला की बात शहरगांव तक फैल गई। लोग बीरबल को ऐसे चमत्कार में बदल कर देखने लगे कि वह सीधा मन की बातें पढ़कर सब कुछ खोल देता। पर सच्चाई यह थी कि बीरबल हर बार मन की बात को पढ़कर उसे सार्वजनिक रूप देने से पहले उसमें मानवता निहित करता। उसने देखा था कि मन की बातों में अक्सर दुहक, भय और प्रेम का मिश्रण होता है। एक बार महल के एक वृद्ध दरबारी की पत्नी का चोरी का आरोप लगा। लोग बोले कि वह बुजुर्ग दरबारी शायद अब कमजोर हो गया है। पर बीरबल ने उसकी आंखों में गहरी उदासी देखी और पूछा, क्या तुमने हाल ही में अपनी बेटी को घर से निकाला है? वृद्ध दरबारी की आंखें नम हो गईं। उसने किया कि उसकी बेटी परिवार के दबाव में घर से चली गई थी और उसने अपनी शर्म छुपाने के लिए पैसे चोरी कर दिए थे। बीरबल ने मामले को सार्वजनिक दंड के रास्ते पर नहीं रखा। उसने परिवार को मिलवाया, बहस करवाई और समस्या का मूल किसी सामाजिक दबाव और अपमान को ठिकाना किया। मन की बात पढ़कर बीरबल ने नहीं केवल सच उजागर किया बल्कि रिश्तों की मरम्मत भी की। किसी दिन बीरबल ने सोचा कि मन की बातें पढ़ने की अपनी सिखावन दूसरों को भी देनी चाहिए। उसने अपने कुछ भरोसेमंद सहायकों को चुन लिया और उन्हें सिखाया कि कैसे आंखों की भाषा पढ़ी जाती है, कैसे हाथ की आंदोलनों में असमंजस झलकता है, किस तरह से किसी की तबीयत या आवाज में बदलाव दिल की चोट का संकेत होता है। पर सबसे बड़ी शिक्षा उसने दी कि किसी का मन पढ़ना अधिकार नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। यह ज्ञान किसी के खिलाफ हथियार नहीं बनना चाहिए, वरन यह इंसानियत और न्याय के लिए उपयोग होना चाहिए। उसने कहा, जब आप किसी का मन पढ़ो तो पहले यह सोचो कि क्या इससे किसी को राहत मिलेगी।
क्या यह सच सामने आकर किसी की मदद करेगा? वरना मौन में रहना ही बेहतर है। समय के साथ बीरबल की कला का चरमोत्कर्ष उस दिन हुआ जब वह एक छोटे से गांव में पहुंचा जहां बच्चे चोरी छिपे रातों में बाजार से रोटियां चुराते थे। लोग उन्हें दंड देने की मांग कर रहे थे, पर बीरबल ने देखा कि उन बच्चों के माँ बाप बेरोजगार थे और गांव की अकाल ने उन्हें भूखा रखा था। उसने गांव वालों से कहा कि बच्चे पकड़े जाए पर पहले उनके परिवारों का भूख मिटाने का प्रबंध किया जाए। उसने राजकीय कोष से अनाज दिया, कुछ लोगों को अस्थायी काम मिला और बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था की। जिसने भी पहले उस गांव में बच्चों को अपराधी समझा था, उसने बाद में समझा कि मन की बात, भूख, लाचारी कितनी निर्दयी होती है। सही परिस्थिति मिलते ही वही बच्चे पढ़ लिख कर गांव के लिए धन बन गए। यहाँ बीरबल ने फिर सिद्ध किया कि मन की बात पढ़कर सहानुभूति दिखाना ज्यादा जरूरी है। कई साल बीत गए। बीरबल की कला के बारे में अनेक किस्से फैल गए। कुछ लोग उसे जादू का नाम देते, कुछ लोग उसे विज्ञान का, पर बीरबल अपने पीछे एक सरल संदेश छोड़ गया। मन की बात पढ़ना कोई अतिरंजित कौशल नहीं, यह समझ की कला है। एक दिन अकबर ने उससे पूछा, तुम हर बार इतना सटीक कैसे होते हो? बीरबल ने धीमी मुस्कुराहट के साथ कहा, जहां पनाह, मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं, नहीं मैं किसी के अंदर झांकता हूँ। मैं बस इतना करता हूँ कि मैं लोगों को ऐसे देखता हूँ जैसे वे स्वयं को देखने में असमर्थ हैं। मैं उनकी आंखों, उनके हाथों, उनकी सांसों और उनकी चुप्पियों को पढ़ता हूँ। और जब मैं समझता हूँ तो मैं उसे उस भाषा में बताता हूँ जिसे वे बिना अपमान के सुन लें। मन की बात पढ़ने का असली मंत्र यही है, धैर्य, ध्यान और मानवता। उसके शब्दों का असर बड़ा हुआ। बीरबल ने लोगों को सिखाया कि वे पहले सुनें, फिर देखें और सबसे अंत में बोलें। बोलते समय वे सच्चाई के साथ दया भी रखें। और यही बात हर उस व्यक्ति के जीवन में बदल गई जिसने बीरबल की कला सीखी। लोगों का जीवन थोड़ा सा बेहतर हुआ, रिश्तों में कसाव कम हुआ और दरबार के निर्णयों में संवेदना का मिश्रण दिखा। बीरबल ने यह भी बताया कि मन की पढ़ाई से इंसान और समाज दोनों जीतते हैं, क्योंकि जब मन की अनकही बातें उजागर होती हैं तो समाधान भी सामने आते हैं। कहानी के आखिर में एक घटना बीरबल की शिक्षा का सार प्रमाणित कर गई। एक बार एक औदासीन कवि महल में आया और उसने अकबर से कहा कि उसका जन्मसिद्ध अधिकार छीना गया है, लोग उसका अपमान करते हैं। बीरबल ने कवि की आंखों में झांक कर देखा, वहां क्रोध नहीं, अपमान का गहरा दर्द था। उसने कवि से कहा कि पहले वह खुद से पूछे कि क्या वह अपने गम का उपयोग किसी को चोट पहुंचाने के लिए करता है। कवि ने माना कि वह अपनी पीड़ा को दिखाने के लिए कुछ कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर चुका है। बीरबल ने उसे सलाह दी कि वह अपनी कला को ममता से सजाए और अपने शब्दों से लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करे। कवि ने ऐसा किया और उसके गीतों में लोगों ने अपने दुख के सुर पाए। उसके जाए उन कुछ हाथों की मुलाकात से चंदू का हृदय भारी हुआ, उसे रोना आ गया, पर रोते रोते उसे महसूस हुआ कि वह अब अकेला नहीं रहना चाहता। बीरबल ने चंदू को सिर्फ माफी मांगने के लिए नहीं भेजा, उसने उसे ऐसे काम दिए जो आत्मगौरव लौटाए, जैसे कि पंचायत के लिए रास्ते बनवाने का काम, कमजोर बड़ों का देखभाल और बच्चों के लिए सिखाने का कार्य। चंदू को गांव में सार्वजनिक रूप से काम करते देख लोगों की सोच बदलने लगी। कुछ लोगों ने कहा कि वह अब मेहनत से खाद जुटाकर गांव की मदद कर रहा है। कुछ ने देखा कि उसकी आंखों में पहले की चंचलता नहीं रही, बल्कि एक गंभीरता आ गई थी जो उसकी आत्मा से निकली थी। बीरबल ने चंदू की सहायता के लिए कुछ व्यापारी भी जोड़ दिए, जिन्हें चंदू ने पहले ठगी से नहीं छुआ था, ताकि वह एक छोटा सा व्यापार शुरू कर सके। रात में चंदू गांव के करघों से कच्चा माल लाकर किसानों के साथ विनिमय पर अनाज ले आता और दिन में उसे बांटता। यह काम न केवल उसे नियमित आय देता बल्कि उसे इज्जत भी दिलवाता।
धीरे धीरे चंदू ने देखा कि उस मेहनत में उसे जो संतोष मिलता है वह चोरी के आनंद से अधिक गहरा था। पर बीरबल की असली चाल यह थी कि उसने चंदू के भीतर की कहानी को गांव के सामने पूरी तरह से प्रस्तुत किया, न भड़काने के लिए पर लोगों को समझाने के लिए। बीरबल ने गांव की चौपाल में बैठकर कहा, हमारे पास दो रास्ते हैं, कड़ाई से दंड देना या सुधार की राह पकड़ना। दंड से कभी कभी भय तो बनता है पर जड़ तक परिवर्तन नहीं होता। सुधार की राह से हमारे समाज का भ्रष्ट तंतु टूटकर जोड़े बनते हैं। उसने लोगों की बात भी सुनी, कुछ बोले कि चंदू ने जो किया वह अपराध है और उसे सजा मिलनी चाहिए। बीरबल ने माना और कहा कि यदि कोई विध्वंस और अपमान ला बचा है तो उसके प्रति भी न्याय होगा, पर उसी समय उन्होंने यह भी बताया कि ठोस उपायों के बिना वही अपराध फिर लौट आएगा। इस तरह की संवादहीनता को खत्म करने हेतु बीरबल ने गांव में एक छोटा सा कोष बनवाने की व्यवस्था की, जिसका उद्देश्य था मजदूरों और छोटे किसानों को आपात स्थिति में सहायता देना ताकि वे कर्जों और मजबूरियों में न फंसें। समय के साथ चंदू का जीवन बदलने लगा। एक दिन गांव में एक बड़ी आंधी आई और कई घरों की छतें उड़ गईं। चंदू और उसके साथी उन लोगों के सबसे पहले पहुंचे और मदद की। जिस व्यक्ति से उसने पहली बार रोटी चुराई थी, उसी ने अब कहा, तुम्हारे काम ने हम सबको बचाया, तुम्हें अब हमारे बीच काम करना चाहिए। चंदू की आंखें नम हो गईं। यह वह सम्मान था जिसकी उसने चोरी में कभी कल्पना नहीं की थी। उसने खुद कहा कि वह अपनी पुरानी राह पर वापस नहीं जाएगा, न सिर्फ डर के कारण बल्कि इसलिए कि उसने अपार स्नेह पाया था और उसे इसका मोल समझ आया था। कहानी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब शहर के कुछ बड़े व्यापारी, जो पहले ही किसी तरह चंदू की चोरी से प्रभावित हुए थे, आए और बोले कि यदि चंदू ईमानदारी के साथ काम करना चाहे तो वे उसे मशीनों के लिए कच्चा माल बेच देंगे और उसका व्यापार बढ़ने में मदद करेंगे। बीरबल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, पर शर्त रखी कि चंदू को समय समय पर गांव की पंचायत को अपनी कमाई का कुछ अंश देना होगा, और वह अंश न केवल उसकी दया का प्रतीक होगा बल्कि समाज की मदद में जाएगा। चंदू ने यह शर्त खुशी खुशी मानी। उसकी मेहनत अब सृजन की दिशा में लग गई। चोरी से बदलाकर उसने अपना हुनर बनाया और गांव के अन्य लोगों को भी काम दिया। जो लोग पहले उसे देखकर शक करते थे, अब उसकी ईमानदारी के गवाह बन गए। पर सब कुछ सहज नहीं था। कई बार चंदू के पुराने साथी, जो अभी भी चोरी के रास्ते पर थे, उसे वापस लौटाने की कोशिश करते। वे कहते कि रात में कमाई जल्दी और आसान है। एक रात वे आए और उससे बोले, अरे चंदू, तू क्या कर रहा है? रात के धंधे छोड़ दिया? बता, आज एक बड़ी खेप है, राजदरबार के पास से सुंदर कपड़े निकलेंगे, हम सब साथ जा रहे हैं। चंदू ने उन लोगों की आंखों को देखा, उनमें अब भी वही भूख और लालच था। पर इस बार चंदू ने जवाब में विरोध प्रदर्शित किया। वह जानता था कि चोरी से सामने आए सम्मान और शांति को खोना नहीं चाहता। उसने उन्हें न केवल अस्वीकार किया बल्कि समझाने की कोशिश की कि उनके पास दंड और गिरफ्तारी का भय है, पर साथ ही उसने उन्हें यह भी दिखाया कि ईमानदारी में स्थायित्व और आत्मसम्मान है जो चोरी कभी नहीं दे सकती। कुछ वक्त तक सोचा समझाकर चंदू ने अपनी पुरानी संबंधियों को छोड़ दिया, पर बाद में जब पाप के रास्ते पर कुछ साथी अपाहिज होकर लौटे, तब चंदू ने उन पर दया की और गांव में उनके पुनर्वास की व्यवस्था की। सम्राट अकबर ने भी चंदू के बदलते जीवन पर गहरी नजर रखी। उसने देखा कि बीरबल की नीति ने एक चोर को केवल पकड़कर दंड देने के बजाय समाज के हित में काम कराकर किस तरह बदल दिया है। अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, तुम्हारी यह नीति केवल एक चोर की सुधार नहीं कर रही, यह समाज में विश्वास की नींव भी बना रही है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, यदि हम समाज को केवल दंड के सूत्र में बांधें तो जड़ें वहीं रह जाएंगी।
हमें उन जड़ों को निकालना होगा। गरीबी, अनास्था और बेमोल कर्ज, तभी कोई और चंदू जन्म नहीं लेगा। कई वर्षों बाद चंदू उस गांव का एक सम्मानित नागरिक बन चुका था। उसके पास अब छोटा सा व्यवसाय था, कुछ जमीनें और एक परिवार भी। उसने शादी की और अपनी पत्नी के साथ मिलकर गांव के भले के लिए कार्य किया। हर वर्ष वह गांव के बच्चों के लिए एक पुस्तकालय का आयोजन करता और उन मजदूरों के लिए छोटे कर्ज की व्यवस्था करता जो संकट में फंस जाते। उसकी सबसे बड़ी खुशी तब थी जब किसी युवा ने कहा, चंदू भैया, आपने मुझे नौकरी दी और मेरे घर की हालत बदल गई। चंदू के चेहरे पर वही पुरानी सादगी और अब एक आत्मविश्वास दिखाई देता था जो उसे चोरी के दिनों में कभी नहीं था। कहानी का अंतिम अध्याय बीरबल की उस सीख पर चमकता है जो उसने अकबर और साम्राज्य दोनों को दिया। दंड आवश्यक है, पर साथ में सुधार और मूल कारणों का निवारण ज्यादा आवश्यक है। बीरबल ने समाज में कुछ नीतियां लागू कराईं, गरीबों के लिए आपातकालीन कोष, छोटे व्यापारियों के लिए सस्ते ऋण और शिक्षा के लिए अनुदान, ताकि कोई भी व्यक्ति मजबूरी के कारण चोरी न करे। अकबर ने इस नीति को सम्राट के न्याय का अंग माना और उसे पूरे राज्य में लागू कर दिया। चंदू की कहानी वर्षों तक सुनाई गई, न इसलिए कि वह एक महान था, बल्कि इसलिए कि उसने अपने जीवन की गलती स्वीकार कर सुधार का रास्ता चुना और समाज ने उसे अपनी बाहें खोलकर स्वीकार कर लिया।